हाँ, तो डी ब्लॉक अपन पढ़ा रहे हैं और दो गुणधर्म मैंने आपके सामने कल चर्चा की थी। एक तो परमाणुवीय आकार, दूसरा आयनन विभव। अब तीसरा गुणधर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था BQIMP क्वेश्चन इसमें से बनता है और आ जाता है। सबसे पहली बात, जो संक्रमण तत्व हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का क्या मतलब है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण का अवस्था का मतलब है एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना। आप देख रहे हो जैसे टेबल में बनाया, स्कैंडियम +3 लिखा है, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। टाइटेनियम की लिखी है, वेनेडियम, क्रोमियम की लिखी है, Mn जो सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? तो हमने देखा, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था तो मैंने एक बात कही थी, N-1d NS, N-1d NS कक्षक हैं। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में जो अंतर है वो बहुत कम होता है। क्या कहा मैंने? यानी संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं प्रश्न उठेगा, क्या कारण है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? देखो कितनी सारी दर्शा रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जो मूल कारण है वो क्या है कि इनके N-1d और NS कक्षक की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। क्या कहा? N-1d और NS कक्षक की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए इन दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, और जब ये बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा कि N-1d और NS कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम X+2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो कोई स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी होनी चाहिए इनकी। तो आप देख रहे हैं इनके NS कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे? यानी +2। यानी ये सारे की सारे जो तत्व हैं इनकी स्थायी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो एक निर्धारित कर दी गई। कितनी? +2 ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारित की। कुछ तो होना चाहिए ना स्थायी, नहीं तो ये सभी अलग अलग दर्शाते चले जाएंगे। तो एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या दर्शा दी गई? +2। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कोष में या संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और नाभिक से सबसे दूर पड़ता है, इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। तो सभी तत्व स्कैंडियम को छोड़ दीजिए, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहां X का क्या मतलब है? X का जो मतलब है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जितने जितने D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनमें 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ करके इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारित कर दी जाती है। यानी कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनके N-1d और NS कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। और इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। अब आप देख रहे हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। भाई स्कैंडियम का विन्यास क्या है? 3d 4s2। 2 तो ये गए, 1 ये गया,
21 में से 3 गए तो 18, और 18 किसका विन्यास है? अक्रिय गैस का। यानी कि अपने बाहरी कोश के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके और यह अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण ये +3, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कारण अपने बाहरी कोश के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब आपके साथ 2 क्यों ना दर्शाई, तो एक आध कंपाउंड मिलेगा जो आगे आप देखोगे, वरना इसके द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव के मान में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए तीसरा भी त्याग देता है। इसके द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव के मान में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है और अपने बाहरी कोश में D0 विन्यास कर लेता है। 3 निकल जाएंगे तो कितने? 2 ये गए, 1 ये गए, कितना हो वो? 0, जो कि स्थायी विन्यास होता है। अब दूसरी बात आती है, आप देख रहे हैं इस सारणी में क्रोमियम +1 दर्शाता है, कॉपर +1 दर्शाता है। इसका क्या कारण है? आप देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे तो क्रोमियम का विन्यास हमने लिखा था 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अर्धपूरित विन्यास कर लेगा, इस कारण ये +1 भी दर्शाता है। कॉपर की बात करें अपन, कॉपर का 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना विन्यास पूर्ण भरे कोशों, पूर्ण भरे कक्षकों के समान कर लेगा। यानी क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका क्या कारण है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना विन्यास अर्धपूरित और पूरित कक्षकों के समान कर लेते हैं, जो कि क्या? अधिक स्थायी होते हैं। आप इसमें देख रहे हो जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। केवल और केवल दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका भी वही कारण है कि जिंक का जो विन्यास है वो 3d10 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अपने बाहरी कोश का विन्यास 3d10 कर लेता है, जो कि स्थायी विन्यास होता है। अब बात आती है Mn सर्वाधिक, आपसे पूछें 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? आपका जवाब होगा, ये प्रश्न अक्सर आता है, Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? देखो साहब, Mn का हमने उस दिन भरा था, Mn में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? Mn 1 2 3 4 5 तो ये, और 2 जुड़ेगा X+2 से। X क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 रखो, 5 और 2 7, तो ये 5 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 S कक्षक के, दोनों जुड़ करके कितने हो गए? 5 और 2 7, यानी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित करता है। अब बात आती है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, इतनी जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये सब कंपाउंड नहीं बनते, संकुल यौगिकों में बनते हैं। ये 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये उन संकुल यौगिकों में ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। और दूसरी बात, ये केवल फ्लोराइड और ऑक्साइड में ही ऐसा करते हैं, यानी इनसे जो क्रिया करने वाले होंगे, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करेंगे, वो प्रदर्शन जो होगा वो केवल फ्लोराइड्स में होगा और ऑक्साइड में। इसका कारण फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की जालक ऊर्जाओं का अधिक होना, या इनमें बहुबंधन की प्रवृत्ति होना, या इनकी विद्युत ऋणता का उच्च होना। इस कारण से ये ऑक्साइड और फ्लोराइड कंपाउंड्स में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
एक बात। दूसरी बात, जैसे Mn का कंपाउंड बनाएंगे Mn2O7 तो ऑक्साइड में बनेगा। आप अगर इसको और किसी तत्व के साथ बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में ये गुण पाया जाता है, बहुबंधन की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसकी चालक ऊर्जा अधिक होती है। फ्लोरीन के IF7 इस तरह से, इसमें आपके कोई भी फ्लोराइड Mn के साथ क्रोमियम के CrF5 इस तरह से ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। फ्लोरीन में भी ये गुणधर्म पाया जाता है। अब बात आती है कि इनकी जो प्रथम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी कि +1, +2 और +3, ये 3 ऑक्सीकरण अवस्था तो आयनिक होती है, यानी आयनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। मैंने बताया था संक्रमण तत्वों की परिभाषा जो यहाँ से स्पष्ट होती है। इनके बाईं ओर S ब्लॉक के तत्व, दाईं ओर P ब्लॉक के तत्व। S ब्लॉक के गुणधर्म आयनिक, P ब्लॉक के गुणधर्म सहसंयोजक। इनके गुण आयनिक से सहसंयोजक होते चले जाते हैं। तो आ गया संक्रमण। मैंने यही कह रहा हूं, इनकी जो प्रारंभिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1, +2, +3 ये आयनिक है, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं सहसंयोजक। क्यों? इसलिए कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ये सब कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन त्यागते जाओगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो आकार हो जाता है छोटा, और जब आकार छोटा होता है तो फाइयान का नियम लगता है, यह ऋणायन का ध्रुवण कर देता है। जब ऋणायन का ध्रुवण होता है तो उस यौगिक में सहसंयोजक गुण आते हैं, और जब सहसंयोजक गुण आते हैं तो इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी हो जाएंगी? सहसंयोजक। तो क्या कहा हमने? इसकी जो प्रारंभिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं +1, +2, +3 ये तो होती हैं आयनिक, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी पाई जाती हैं सहसंयोजक। कारण कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे आकार छोटा होता जाएगा, आकार छोटा होगा तो वो ऋणायन का ध्रुवण करेगा, और ऋणायन का ध्रुवण, चौथा पाठ फाइयान का नियम 11th क्लास, ऋणायन का ध्रुवण करेगा। तो ऋणायन का ध्रुवण, यानी ऋणायन का ध्रुवण क्या है? ऋणायन के आकार को विकृत कर देना, जिससे उसमें सहसंयोजक गुणधर्म आ जाते हैं, आयनिक गुणधर्म कम हो जाते हैं। आयनिक गुण क्या है? जल में विलय होगा, गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, विद्युत का चालक होगा, इन गुणधर्मों में कमी आ जाती है, ऐसा फाइयान ने बताया था। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी कैसी होंगी? सहसंयोजक। प्रारंभिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होंगी? आयनिक। अब बात आती है, आप देख रहे हो इसमें कितनी बढ़िया बात है, ये जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आप देख रहे हो क्रमागत है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, उसको सुने आप, कि जितनी भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप देख रहे हो वो सब कैसी हैं? क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या हुआ? 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो डी उपकोष या डी कक्षकों की जो ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये क्रमागत पाई जाती है। और लेकिन पी उपकोष की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं या पी ब्लॉक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वो उसमें 2-2 का अंतर पाया जाता है। आप देखते हो SN है, SN की +2, +4 पाई जाएगी। आप देखते हो I की देखते हो +1, +3, यानी 2-2, 5, +7, ऐसे 2-2 का अंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों? तुलना में पूछेगा कि नहीं आपसे, क्योंकि पी ब्लॉक भी अपने कोर्स में है और डी ब्लॉक भी अपने कोर्स में, इनकी फिर एफ ब्लॉक से तुलना पूछेगा। तो तुलनात्मक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो कहेगा भाई डी ब्लॉक में तो आप देख रहे हो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण तत्वों की क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्था होती है। पी उपकोष की में 2-2 का अंतर होता है, ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हो इसमें डी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, और एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है।
तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो कैसी होंगी, क्रमागत। लेकिन पी में आप देख रहे हो एक शब्द आता है अक्रिय युग्म प्रभाव, युग्म प्रभाव, तो इसकी तो क्रमागत होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। लेकिन पी में क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव आता है, यानी कि ये नाभिक, ये आपके पी कक्षक बाहरी भार होता है, 1 2 3 इसमें भरी होती है, यहाँ NS होता है, आप पूरा लिख लो, N-1, N-2F, N-1D, NS और NP। पी ब्लॉक का विन्यास यही होगा। इसमें 2 भरे हुए होते हैं, इसमें आपके 10, इसमें आपके 14। अब इसमें एक एक करके भरते चले जाएंगे 6 तक। तो आप देख रहे हो यहां अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। तो ये नाभिक जो है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, सही बात। और ये अंदर का कोश पड़ रहा है, देखो ये बाहरी कोश को प्रतिकर्षित करेगा, परीक्षण करेगा इसका। तो जो नाभिक है वो इस NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को, S में कितने भर रहे हैं, 2, इस NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देता है। या तो मतलब क्या हो, जब NS कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, अक्रिय। और युग्म जोड़ा, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी जो NS कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होता, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कितने कितने का फर्क आता है, 2 2 का फर्क पाया जाता है। और दूसरी बात, तो E+1, +2, +3 आयनिक होती हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती हैं, सहसंयोजक होती हैं। और प्रश्न ये क्रमागत होती हैं, और इनके अंदर कितने का अंतर होता है, 2 2 का। ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते, -1 भी दर्शाते, -2 भी दर्शाते। अब 0 किस में दर्शाते, ऐसा ये संकुल यौगिकों में करते हैं। आपने देखा होगा NiCO का होल 4, इसमें 0 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। संकुल यौगिक के बारे में जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे अपन। FeCO का होल 5 कार्बोनिल यौगिक, जिनको कहते हैं जिसमें लिगेंड कार्बोनिल होता है, जिसके बारे में अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे, पूरा की पूरा उसमें दिया गया है इसके बारे में। यहाँ पर ये क्या करते हैं, 0 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताया। ऑक्सीकरण अवस्था का पूरा टॉपिक आपके सामने मैंने समझाया। पहले कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब इस परिवर्तनशील का गुणधर्म बहुत है, ये उत्प्रेरकी गुण दर्शाएंगे, संकुल यौगिक बनाएंगे, अंतराकाशी यौगिक बनाएंगे, बहुत सारे गुणधर्म दर्शाएंगे। उसका विशेष जो गुण है उसका मूल यही है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शित करना। तो क्या बताया मैंने ऑक्सीकरण अवस्था में, 2 मिनट में आपको एक बार रिपीट करता हूं। कैसे कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती, इसका कारण है कि इनके N-1D और NS कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन इधर उधर हो जाएगा और ये परिवर्तनशील यानी बंध बनाने में दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब सबसे ज्यादा आपसे पूछे संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, आपका उत्तर होगा Mn+7। आपसे पूछे 4D में तो Ru लिखेंगे, रूथेनियम 8, और 5D में ऑस्मियम+8 दर्शाता है। इसके बाद आपसे पूछे था स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका कारण ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने बाहरी कोश का विन्यास अक्रिय गैसों के समान कर लेता है। आपसे पूछे जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना विन्यास 3D10 कर लेता है।
आपसे पूछे साहब ये इसकी पहली, दूसरी, तीसरी संयोजकताएं कैसी होती हैं, जो विशेष नोट लिखना हो, यानी जिसमें आयनिक होती हैं, और ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती हैं, सहसंग। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कौन से यौगिकों में पाई जाती है, फ्लोराइड और ऑक्साइड में। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा का अधिक होना। 2011 में ये प्रश्न आया था कि ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसमें प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये इनमें बहुबंधन की प्रवृत्ति होती है और इनकी जालक ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें ये जीरो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं वो आप बताएंगे NiCO का होल 4 या FeCO का होल। ये ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में मैंने बताया आपको। अब आपको मैं बताता हूं इसके चौथा बिंदु, गलनांक और क्वथनांक। चौथा देखिए साहब, गलनांक और क्वथनांक। पहला परमाणु आकार, दूसरा आयनन विभव, तीसरा ऑक्सीकरण अवस्था, चौथा गलनांक और क्वथनांक। आप चेक करें साहब, देखो गलनांक क्वथनांक का संबंध किससे है, बल से। जितने ये प्रबल बंध बनाएंगे उतने इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, जितने ये दुर्बल बंध बनाएंगे उतने इनके कमजोर होंगे। अब देखो प्रबल क्यों बनाएंगे और दुर्बल कैसे बनाएंगे, चेक करते हैं अपन। देखो साहब, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn। स्कैंडियम में डी कोष में एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक भरा, एक भरा, एक भरा, एक भरा, यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब मैग्नीज की बात हम नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इसका विन्यास है 3d5 4s1, यानी स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ये प्रबल धात्विक बंध बनाएंगे, भाई साझा करेंगे, और साझा करेंगे तो ये मजबूत बंध बनाएंगे, प्रबल धात्विक गुण आएगा इनमें। इस कारण स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक अधिक पाए जाते हैं। सबसे कठोर कौन है, क्रोमियम। क्यों, इसके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो धात्विक बंध ये प्रबल बनाएगा। आप बोल साहब Mn में तो 5 है, सही बात है, Mn को ज्यादा बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाता। इसका कारण इसका विन्यास है 3d5 4s1। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना विन्यास 3d5 कर लेता है, इसलिए क्या होगा, ये कम बंध बनाएगा, और कम बंध बनाएगा तो ये कठोर नहीं होगा। तो कठोरता कैसे बढ़ती है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए ये प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। और जब प्रबल, कठोरता का संबंध भी गलनांक क्वथनांक, यहां तक कठोर भी होंगे और गलनांक क्वथनांक दोनों बिंदु एक जैसे ही हैं। अब इसके बाद क्या होगा साहब, फैकोनी क्यूजन FeCO Ni तक वही बात, गलनांक स्थिर बने रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो बंध कम बनेंगे, और बंध कम बनेंगे तो इनके गलनांक कैसे होंगे, स्थिर बने रहते हैं। कठोरताएं भी इसी क्रम में स्थिर बनी रहती हैं। और फिर कॉपर से जिंक तक एक एक इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा, यानी कोष पूरा भर जाएगा, बंध बनाने की प्रवृत्ति कमी आएगी, धात्विक गुणधर्म कमजोर होंगे, इसलिए इनके गलनांक कम पाए जाते हैं। और कठोरताएं भी कैसी पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। जय श्री राम।